Good day, everyone. I'm Pooja Joshi, your host for today's episode. In this session, we focus on a condition that is common yet often misunderstood: irritable bowel syndrome, or IBS. To help us navigate this important topic, we are joined by Dr. Durga Prasad, gastroenterologist at Medanta Hospital, Lucknow, a respected expert in functional gastrointestinal disorders. Today, Doctor will walk us through early symptom recognition, simplified diagnostic approaches, and effective evidence-based management strategies for IBS in routine clinical practice. Doctor, thank you for being with us. Let's begin our discussion. Namaskar, myself Dr. Durga Prasad. I'm pediatric gastroenterologist. I'm working in Medanta Super Specialty Lucknow. So, doctor, question for you is, what exactly is IBS and how would you describe it in simple terms to a non-specialist? Well, IBS जैसा हम सब जानते हैं एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है. डे टू डे प्रैक्टिस में हम बहुत कॉमनली देखते हैं अपने ओपीडी पेशेंट्स में. इट्स बेसिकली ये फंक्शनल गट डिसऑर्डर जिसमें कि पेशेंट की जो एनाटॉमिकल गट हेल्थ होती है वो नॉर्मल होती है, बट उसकी फिजियोलॉजिकल जो गट की हेल्थ है वो एबनॉर्मल होती है. इट्स मोर ऑफ परसेप्शन rather than any serious significant problem. In your experience, how does a typical IBS patient present in an OPD? IBS patient हमारे OPD में generally every 4/5 patient होते हैं. It's very common clinical problem in our day-to-day OPD practice. They complain of pain, bloating, gas formation, and it worsen with anxiety or depression. So these are main complaint regarding IBS patients. What are the biggest myths or misconceptions you hear from patients about IBS? IBS पेशेंट को हमेशा ये लगता है कि उनको कहीं कोई सीरियस बीमारी तो नहीं है, उनके एब्डोमेन में कहीं कोई कैंसर तो नहीं डेवलप हो रहा है. उनको हमेशा एक कंफ्यूजनल स्टेट रहती है कि उनको कोई बहुत बड़ी सीरियस बीमारी उनके एब्डोमेन में हो रही है और उनको आगे चल के कोई कैंसर जैसी बीमारी में कन्वर्ट हो सकता है. ये सबसे बड़ा मिथ है IBS पेशेंट के लिए. Is IBS really a stress disease or is there more to the story? Yes, IBS exactly स्ट्रेस से प्रोवोकेट होता है, स्ट्रेस से प्रेसिपिटेट होता है. इट्स नॉट टोटली रिलेटेड टू स्ट्रेस, बट स्ट्रेस इज वेरी बिग कंपोनेंट ऑफ IBS पैथोजेनेसिस. तो एक कॉन्सेप्ट होता है ब्रेन गट एक्सिस, जिसमें हम लोग देखते हैं कि अगर हमारा गट फंक्शनल नहीं है, ठीक से काम नहीं कर रहा, तो हमारा ब्रेन भी ठीक से काम नहीं करेगा. अगर हमारा ब्रेन ठीक से काम नहीं करेगा तो हमारा गट भी ठीक से काम नहीं करेगा. तो ये बहुत क्लोज इंटरेक्शन है ब्रेन और गट के बीच में. तो एंजाइटी और डिप्रेशन, इस तरह की सिचुएशन IBS पेशेंट को प्रेसिपिटेट कर सकती हैं उनकी प्रॉब्लम्स को. What simple screening questions can a consulting physician ask to suspect IBS? IBS एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है जिसके लिए हमें पेशेंट से एक थॉरो हिस्ट्री एग्जामिनेशन की ज़रूरत होती है. अगर पेशेंट को सिंपल प्रॉब्लम है लाइक chronic abdominal pain which is relieved after defecation, after passing stool, and if there is no history of any alarm signs or symptom, like कोई अगर पेशेंट में रेड फ्लैग नहीं है, जैसे वेट लॉस की हिस्ट्री नहीं है, ब्लीडिंग की हिस्ट्री नहीं है, एनीमिया की हिस्ट्री नहीं है, सीवियर वेट लॉस की हिस्ट्री नहीं है, तो हम ऐसे पेशेंट को IBS की तरह लेवल कर सकते हैं. तो इसके लिए 3 कंपोनेंट का होना बहुत ज़रूरी है. उनको क्रॉनिक पेन होना इम्पॉर्टेंट है और उनका जो पेन का एसोसिएशन है वो बाउल हैबिट्स के साथ एसोसिएट होना चाहिए, और तीसरा कोई सीरियस अंडरलाइन प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. How important is the patient's history compared to investigations in IBS diagnosis? जैसा कि हम अभी बात कर रहे हैं कि IBS एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है, तो इसमें इन्वेस्टिगेशन का रोल बहुत लिमिटेड होता है. अगर क्लासिकल हिस्ट्री हमारी मैच कर रही है IBS की डायग्नोसिस के लिए तो हमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की नीड नहीं होती है. अगर किसी भी पेशेंट में हमें लगता है कि पेशेंट में कुछ भी रेड फ्लैग है, उसको वेट लॉस की हिस्ट्री है, पेशेंट का हीमोग्लोबिन लो रह रहा है, पेशेंट को एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, बिलियस वोमिटिंग की हिस्ट्री है, सिग्निफिकेंट पेन है और पेन बहुत डिस्टर्बिंग है, नॉक्टर्नल पेन है, तो ऐसे पेशेंट में हम इन्वेस्टिगेट करते हैं बाई सब
lab parameters by doing endoscopic procedures and some form of abdominal imaging. What are some common mistakes in diagnosing IBS at the primary care level? प्राइमरी फिजिशियन या प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है, हम कई बार ओवर इन्वेस्टिगेट करते हैं ऐसे पेशेंट को, बहुत ढेर सारे लैब पैरामीटर्स, बहुत ओवर ट्रीटमेंट भी स्टार्ट कर देते हैं, ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो ये हमारी कॉमन मिस्टेक्स हैं जिसको हमें रीथिंक करना चाहिए। और इफ पेशेंट इज हैविंग क्लासिकल आईबीएस सिम्टम, वी हैव टू reduce our investigation. We have to make limited investigation profile. Are there any warning signs where a physician should immediately refer to a gastroenterologist? Yes, already we have discussed about some red flags. If patient is having red flags or any alarm signs or symptom, we should refer to our specialist doctor like gastroenterologist, hepatologist. If patient is having any serious issues like weight loss, severe abdominal pain, bilious vomiting, significant anemia requiring blood transfusion, so we have to, and GI bleed also. So in these scenarios we need to refer gastroenterologist. How often do you see IBS overlapping with anxiety or depression, and how do you address it? Yes, nice question. Both are interlinked. IBS is very closely related to anxiety and stress problem. IBS get precipitated by these situations like stress or anxiety. What's your opinion on the role of rifaximin in IBSD? Where does it fit best? We often use rifaximin in patient of diarrhea variety of IBS. So it is very good drugs. It works well in patients with IBSD. How important is patient counseling in IBS management? What key messages do you give? Counseling is most important part of IBS management. तो सबसे पहले हमें IBS पेशेंट में सबसे जो प्रॉब्लम होती है वो अटेंशन सीकर होते हैं IBS पेशेंट। उसमें हमें उनकी बात को पूरी तरह से सुनना होता है, और अगर हम उनकी इम्पोर्टेंस देते हैं, उनके सिम्टम को ध्यान से सुनते हैं, तो 80-90% उनकी प्रॉब्लम ऐसे ही कम हो जाती है। तो काम में सबसे पहले तो उनको IBS बीमारी के बारे में, नेचर के बारे में बताना होता है और उसकी प्रोग्नोसिस के बारे में बताना होता है कि कोई सीरियस बीमारी नहीं है, जो कि कुछ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है और कुछ लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से उनको वो मेंटेन कर सकते हैं। What's the role of diet? Do you recommend low FODMAP, fiber modification, or any particular dietary pattern? Yes, dietary modification is very essential component in management of IBS. आप बात कर रहे हैं जैसा कि FODMAP की, it is beneficial in some group of patients. तो कुछ पेशेंट में कुछ तरह के डाइटरी मॉडिफिकेशन करने से लो FODMAP डाइट, ये हमारे हर जगह अवेलेबल है, हमारी वेबसाइट पे या हमारे इंटरनेट पे अवेलेबल है। तो FODMAP डाइट का एक चार्ट होता है जिसको हम रिकमेंड करते हैं कुछ IBS पेशेंट में, ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है। Do probiotics or prebiotics have a role in IBS treatment? Not in all, but some patients they may get benefited by using probiotics and prebiotics. तो इनका थोड़ा रोल है, कुछ पेशेंट में अच्छा रिस्पांस मिलता है, और इस सब में यूज करना है नहीं करना है, कौन सा स्ट्रेन यूज करना है, कितनी स्ट्रेंथ में करना है, तो इस पे अभी रिसर्च है हमारे पास चल रही है। तो आगे अभी अब इस पे अभी ढेर सारी बातों का एक्सप्लोर होना बाकी है। तो कुछ पेशेंट को यस फायदा होता है, कुछ को नहीं होता। What advice do you give to patients for long-term gut health and relapse prevention? IBS पेशेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है उनका लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। इसमें हमें कई चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसा कि हम अभी डाइटरी मॉडिफिकेशन की बात कर रहे थे। गुड स्लीप, स्लीप की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अगर पेशेंट की अच्छी स्लीप है तो उसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। पेशेंट शुड बी फ्री ऑफ एंजाइटी एंड स्ट्रेस। इस प्रॉब्लम को काफ़ी ज़्यादा कम करके रखना है, चाहे हमें साइकोलॉजिस्ट या मेंटल हेल्थ डॉक्टर की हेल्प लेनी पड़े, तो ये भी हमारे लिए एक बहुत इसेंशियल कंपोनेंट है। और तीसरा, रेगुलर एक्सरसाइज, डेली रेगुलर एक्सरसाइज हम पेशेंट को एक्सप्लेन करते हैं कि 30 to 40 मिनट्स एरोबिक एक्सरसाइज करें,
ताकि उनकी जो आईबीएस के सिम्टम है उसको हम डील कर सकें या मिनिमाइज कर सकें। तो इस तरह की कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। What do you wish every consulting physician understood about IBS? आईबीएस के लिए सबसे बड़ा जो मिथ है हम लोग वही कि एक क्रॉनिक प्रॉब्लम है, कभी ठीक नहीं हो सकती, ये आगे चल के कैंसर में डेवलप हो सकता है, हमें पूरी जिंदगी दवा खानी पड़ेगी। तो इस तरह के मिथ और जो मिसगाइडेंस होते रहते हैं या पेशेंट इस तरह का परसेप्शन लेके एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर को टहलता रहता है। तो मेरा यही मैसेज है कि ये एक बेनाइन डिजीज है, ठीक होने लायक बीमारी होती है। पेशेंट को इस बीमारी के बारे में जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। अपने फिजिशियन से डिस्कस करें और इस बीमारी के नेचर के बारे में जानें, अपनी लाइफ स्टाइल को सही रखें, अपना डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप, स्ट्रेस कंट्रोल, इस तरह की चीज़ों को मैनेज रखेगा तो वो पेशेंट हमेशा बेहतर रहेगा। What's your vision for IBS management in India over the next few years? आईबीएस पेशेंट के लिए हमें एक तो पेशेंट सेंट्रिक प्रोग्राम होने चाहिए। पेशेंट के लिए एक बेहतर हमें काउंसलिंग सेंटर होने चाहिए। साइकोलॉजिस्ट का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है आईबीएस पेशेंट में। तो इस तरह के मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होनी चाहिए जो कि हमारे इंस्टीट्यूशन पे या हमारे हॉस्पिटल्स पे इस तरह के मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होने चाहिए, जिसमें साइकोलॉजिस्ट, मेंटल हेल्थ डॉक्टर, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, डाइटिशियन और नर्सिंग। सो इस तरह का हमें कंबाइंड एफर्ट लेना चाहिए। The most common mistake you see in IBS management? सबसे बड़ा मिस्टेक तो यही है कि पेशेंट को हम ओवर इन्वेस्टिगेट कई बार कर देते हैं। तो पेशेंट को हमेशा यही फेयर होता है कि हमें कोई सीरियस बीमारी है, कोई हमें लाइफ लॉन्ग बहुत बड़ी बीमारी है। तो हमें ओवर इन्वेस्टिगेट नहीं करना है और हमें किसी भी ड्रग का ओवर यूज नहीं करना है और अननेसेसरी एंटीबायोटिक का यूज नहीं करना है। One food you tell IBS patients to avoid? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसकी जो डाइटरी ट्रिगर होते हैं पेशेंट को, दो ही प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती हैं आईबीएस पेशेंट में। एक डाइटरी ट्रिगर होता है, दूसरा स्ट्रेस ट्रिगर। तो अगर स्ट्रेस उसको बीच बीच में प्रेसिपिटेट करते हैं तो स्ट्रेस को अवॉइड करें या उसको मैनेज करें बेहतर तरीके से। अगर डाइटरी ट्रिगर को पेशेंट जान सकता है कि हाँ मुझे इस चीज़ को पर्टिकुलर खाने से मेरी प्रॉब्लम बढ़ सकती है, तो इस तरह के फूड आइटम्स को अवॉइड करें। One myth you'd like to bust about IBS? इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग डिजीज एंड पेशेंट को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि इस बीमारी से उसकी जीवन पे कोई खतरा है, उसको कैंसर होने का कोई चांस है। तो इस तरह का मिथ पेशेंट ना पाले। ये बहुत सिंपल डिजीज है और ठीक हो सकती है। What's your gut-friendly morning habit? आपको अपना रूटीन अच्छा रखना है, आपको डाइटरी हैबिट्स आपको अपने अच्छे रखने हैं, डेली एक्सरसाइज, वॉक करना है। तो इस तरह की कुछ जो हम बातें कर रहे हैं इसका ध्यान रखे मरीज, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू सो मच। Thank you, doctor, for sharing such valuable insights on IBS. Your clarity and practical guidance will certainly help both physicians and patients approach this condition with more confidence. To our listeners, thank you for joining us. Stay tuned for more expert-led conversations. Until then, take care and prioritize your gut health.